फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई मैथ्स 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हम वो क्लियर कर देंगे। आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आईक्यू क्लास की वेबसाइट की भी मिल जाएगी। वहाँ से आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे मैथ्स के। इसके साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट के आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सबसे पहला है क्वेश्चन 1 जो कि है मैट्रिक्स का। इफ ए इज अ मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। अच्छा, कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है उसका मतलब अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो इस मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ये कैसे होगा? सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिखा कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए और ए ट्रांसपोज जब इक्वेट किया तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू कंपेयर करने पे -3 आ रही, y की -1 आ रही है और z की 4 के बराबर आ रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड अब तो आसानी से निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। सेकंड क्वेश्चन से इफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 300003003 देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू। तो सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हम देख रहे हैं, दिया है हमें किसके बराबर? 3i के बराबर, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से हो रही है ना। अगर 3 को बाहर निकाल लें, अब आप देखिए यहाँ से अगर a इनवर्स हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सिंपल। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख के इक्वेट करेंगे तो देख रहे हैं डिटर्मिनेंट जो आ रहा है a का वो 3 आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट 3 आ गया, उसके बाद एडजॉइंट हमें निकालना है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वो फॉर्मूला होता है इफ अगर हमारा डिटर्मिनेंट आ गया a का तो उसी के ऊपर हम पावर लगा देंगे n-1, जहाँ पे n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इस केस में हमारा 3 है और अभी कुछ देर पहले हमने निकाला है 3 जो आया है वो डिटर्मिनेंट आया है a का। तो 3 की पावर 3 - 1 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर यानी कि 9 के बराबर। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a भी पता चल गया है, एडजॉइंट ऑफ a का भी डिटर्मिनेंट पता चल गया है। दोनों को ऐड करके आंसर बताना था। तो 12 आ रहा है। तो अब बारी है क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने की। इफ a एंड b आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी इज सिमेट्रिक इफ। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि a और b स्क्यू सिमेट्रिक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि a का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ a के बराबर होगा, इसी तरह b का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ b के बराबर होगा। ए बी सिमेट्रिक कब होगा ये पूछा है। तो आप यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंस a एंड b आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अभी जैसा हमने बताया वो यहाँ लिखा। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो a और b का प्रोडक्ट करके जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज के बराबर। और उन्होंने पूछा है कि सिमेट्रिक कब होगा a b। तो सबसे पहले तो ए बी का ट्रांसपोज अगर ए बी के बराबर है तो उसको हम सिमेट्रिक लिख सकते हैं। और दूसरे साइड से सॉल्व करें तो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज की जगह हम -b इंटू -a लिख सकते हैं, यानी कि वो बी ए हो जाएगा। तो सिमेट्रिक जाहिर सी बात तब होगा जब ए बी बी ए के बराबर है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4 says for what value of x belongs to 0, pi/2 in closed interval is a plus a transpose is equal to √3 इंटू आई। यानी इस किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे ऐसा संभव है। तो सबसे पहले a हमें दिया है, वहाँ से a डैश हम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? cos x, नीचे आ जाएगा sin x और यहाँ पे माइनस sin x और cos x, इस तरह होगा। दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है। दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 2 cos x और ये sin x और माइनस sin x कैंसिल होकर 0। ओवरऑल ये आ गया हमारा 2 cos x 0 0 इंटू 2 0 और ये 2 cos x इज इक्वल टू √3i। √3i का मतलब, i का मतलब तो होता है 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो 2 cos x की वैल्यू √3 आ रही है, यानी cos x की वैल्यू √3/2 आ रही है। इसका मतलब cos x हमारा cos π/6 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू पूछी है x की, तो x विल बी इक्वल टू π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्रीज। क्वेश्चन 5 तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे लेट a बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 दिया है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही होगा ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इस पूरे का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2a।
नाउ क्वेश्चन 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x plus 2 dx will be equal to। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx का, जो कि होता है a की पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। तो अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ऑफ दिया है 2 की पावर x प्लस 2, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2, कॉन्स्टेंट टर्म भी यहाँ पे होगा, लेकिन नीचे क्या होगा, केवल log ऑफ 2। यहाँ पे देखिए आप log ऑफ a है, तो इस जगह हम लोग log ऑफ 2 लिख देंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है यहाँ पे। ये भी सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 dx अपॉन 1 प्लस 2 sin x विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे सीधे सीधे तो नहीं होगा सॉल्व, पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 की जगह हम जहाँ पे cos ऑफ 2x है उसको साइन के टर्म्स में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और बाहर -1 एज इट इज रहेगा, नीचे भी 1 प्लस 2 ऑफ साइन एक्स रहेगा। इस स्टेप तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 माइनस 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया है, यानी 1 बचेगा, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दे तब भी 1 ही रहेगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स ऊपर बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर। और नीचे देखिए a प्लस बी वाला टर्म है, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। 1 का होगा x और साइन x का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस x, तो ये आंसर हमारा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0 इज। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, dx अपॉन x को एक तरफ लिख लेंगे और इस साइड हम भेज देंगे माइनस ऑफ डी वाई अपॉन वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो log ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ log y प्लस c। या आप उधर भी भेज सकते हैं, x वाले टर्म को भी भेज सकते हैं उस साइड, तो ओवरऑल आंसर हमारा आ जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू c। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 sin y प्लस dy बाई dx होल क्यूब cos y इज इक्वल टू रूट ओवर y। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d2y बाई dx2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होगी, उसी की जो पावर होती है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, तो दोनों का सम 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमारा ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पे d2y बाई dx2 है, तो इसका मतलब 2 हमारा ऑर्डर हो गया। अब उसी की जो पावर होती है, यहाँ पे पावर उसकी क्या है, 1, तो डिग्री 1 हो गई, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री हो गई। तो 2 इंटू 1 हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 के बराबर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If a vector makes an angle of pi by 4 with the positive direction of both x-axis and y-axis, then the angle which it makes with positive z-axis is। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करना है। अल्फा और बीटा हमारे जो दिए हैं वो क्या है, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई 4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ x-axis एंड y-axis। x-axis के लिए हम अल्फा मानते हैं, y के लिए बीटा, और अभी हमें गामा निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हम करेंगे 1 के बराबर आना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के बराबर आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, और अभी हमें गामा नहीं पता, उसको एज इट इज रहने देते हैं। सॉल्व करने पे कॉस स्क्वायर गामा 0 के बराबर आ रहा है, दैट इज गामा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि गामा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 दैट इज 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 के बराबर। Now question number 11 is vector A and vector B are two non-zero vectors such that the projection of vector A on vector B is 0। तो सिंपल यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, क्योंकि जिसका प्रोजेक्शन होता है जिसके ऊपर, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे A का प्रोजेक्शन है B के ऊपर, तो B वाला नीचे आ जाएगा, वो भी मैग्नीट्यूड के साथ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हमें गिवन है 0 के बराबर। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो वो भी 0 हो गया। 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर आ रहा है, यानी
इसका मतलब क्या है, कंडीशन है ये कि परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। तो एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री होता है एंगल, तो इसलिए हमें एंगल ही बताना था, π/2 के बराबर हो गया। क्वेश्चन 12 अगर आप देखें तो वो भी वेक्टर का ही क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, वेक्टर AB is equal to this, वेक्टर AC is equal to this, if D is the midpoint of BC, then वेक्टर AD is equal to। तो सबसे पहले D जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें B और C के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो हम वो क्या मान लेंगे, जो वेक्टर B का कोऑर्डिनेट है वो हम यहीं से मान लेंगे 1, 1 और 2, क्योंकि वो पॉइंट हमारे इस पे लाई कर रहा है, इसलिए हम उस पॉइंट को वेक्टर B मान लेंगे या B का कोऑर्डिनेट मान लेंगे। और इसी तरह C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -1 और 4 के बराबर। अब यहाँ से आराम से मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए और वेक्टर D का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, जो कि इक्वल आ रहा है 2, 0 और 3 के बराबर, 2, 0, 3 के बराबर। अब यहाँ से वेक्टर AD क्या हो जाएगा, वेक्टर AD विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो हमारा लाई करता है उस लाइन पे, इसलिए हम उसी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्मेट में। ओके, अब हमारा क्वेश्चन 13 जो है वो भी वेक्टर का है। सीबीएसई के पेपर की खास बात यही है कि वेक्टर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज π/2। दोनों लाइन के बीच का एंगल π/2 है, यानी हमें सबसे पहले तो डायरेक्शन जो रेशियोज हैं उनका कोऑर्डिनेट निकाल, उनका वेक्टर के फॉर्म में निकालना पड़ेगा इक्वेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो 2i कैप प्लस 2 प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा b1 का वेक्टर मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ से आप ग्रुप करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, q टाइम्स ऑफ i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, तो ये हमारा वेक्टर b2 आ गया। तो अब वेक्टर b1 और वेक्टर b2 आ चुके हैं, इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि cos π/2 0 होता है। अब यहाँ से आप इनके वैल्यूज लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, 2 × 1 प्लस 1 × लैम्डा प्लस 2 × 1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -4 आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन 14 हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/8, PA0 is equal to 3/4, then PB/A is equal to। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, PB/A यानी B गिवन A, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब PA इंटरसेक्शन B एज इट इज रहेगा, PA की जगह हम 1 - PA0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि PA प्लस PA0 विल बी इक्वल टू 1, ये हमारी एक कंडीशन होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने ये लिख दिया, और उसके बाद PA0 हमें गिवन है, वैल्यू दी हुई है, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी की भी वैल्यू दी है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से PB अपॉन A आ जाएगा यहाँ से। अब हमारा क्वेश्चन 15 जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आया है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू x² when x is greater than equal to 0, kx if x is less than 0 is differentiable at x is equal to 0 is। तो डिफरेंशिएबल के लिए तो सबसे पहले f' निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा k के बराबर। अब हम LHD और RHD को इक्वेट करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें निकालना है। दोनों पॉइंट को इक्वेट करने पे हमारी k की वैल्यू जो है वो एट 0 पे 0 के बराबर आएगी, क्योंकि 2x में भी हम जब 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो k जब x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू 0 के ही बराबर आएगी। Now question 16 is y is equal to cos x minus sin x upon cos x plus sin x, then dy by dx। यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया है। सबसे पहले तो dy by dx निकालेंगे हम लोग, और उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ अप्लाई करेंगे रूल। वो क्या कहता है कि अगर cos x और sin x के टर्म्स में है तो सबसे पहले हम cos x से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि tan के टर्म्स में आ जाए। tan के टर्म्स में हमें लाना क्यों है, क्योंकि 1 जो आएगा उसको हम tan π/4 के इक्वल लिख सकते हैं। तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये फॉर्मूला होता है हमारा tan π/4 माइनस x का। यहाँ से हम अगर देखें, अब हम आसानी से dy by dx निकाल सकते हैं। tan ऑफ समथिंग इज sec स्क्वायर ऑफ समथिंग, और उसके बाद π/4 माइनस x था, इसलिए हमने एक बार माइनस x का भी डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू आ गई dy by dx की। क्वेश्चन 17 हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये है हमारा LPP से। तो LPP में हमें मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 15x प्लस 30y को, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखे हैं। अब इन्हीं कंस्ट्रेंट्स से हम अगर इन इक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके, यानी कि
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ से इन दोनों पे आप एक बार x की वैल्यू 0 रखिए तो y की कुछ आएगी, y की 0 रखिए तो x की कुछ आएगी, वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस लाइन के। और इसी तरह यहाँ पे लाइन के आ जाएंगे। तो आप नीचे देख रहे हैं हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वहीं पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। तो उसके बाद हम निकालेंगे फीजिबल रीजन। हमारा सब में लेस देन है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी, तो वो रीजन हमारा फीजिबल नीचे वाला आ जाएगा। और चार जो कॉर्नर पॉइंट है वो ये है हमारे, तीन है बल्कि, 0,5, 0,0 और 4,0। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z को मैक्सिमाइज करना है, यानी इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दो जगह पे आ रही है, यानी 150 और 150। तो टोटल दो फीजिबल सॉल्यूशन है हमारे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। इन्होंने पूछा था कितने फीजिबल सॉल्यूशन होंगे, तो दो होंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन 18 में इन्होंने क्या किया है, फीजिबल रीजन ऑलरेडी बना दिया है लेकिन आपको कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे बनाने हैं। तो देखिए आप इस हिसाब से, ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ऊपर जा रहा है, यानी ये हो जाएगा एक कंस्ट्रेंट हमारा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसी तरह ये जो नीचे वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें भी पॉइंट्स हमारे ऊपर की ओर ही जा रहे हैं तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है ये सब, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ है, तो सब कुछ ऊपर की ओर ही है, इसलिए x और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये चार हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पे, जो कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x इज 0,5 और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x हैज रेंज -π/2 से +π/2। बताना है दोनों सही है या एक सही है एक गलत है। आइए देखते हैं यहाँ पे। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है हमारी, -π/2 से π/2 तक। और रेंज ऑफ 2 cos इनवर्स x क्या होगी, क्योंकि cos इनवर्स x की 0 से π तक होती है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे हमारा पॉसिबल रीजन ये आ रहा है, इंटरवल -π/2 से लेके 2π + π/2। तो असर्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि 0,π इन्होंने दे रखा है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ लेकिन साइन इनवर्स x जो दे रखी है इन्होंने, ये बिल्कुल सही है, तो रीजन ट्रू है हमारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन 28 भी असर्शन रीजन बेस्ड है। अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। और रीजन है कि लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1, r2 ये हो जाएगा, और पैरेलल इफ b1 into b2 इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले असर्शन देखते हैं। डायरेक्शन रेशियो हमारे लाइन 1 के क्या आ रहा है, 4 - 2, 7 - 3 और 8 - 4। इसी तरह इसके क्या आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में, तो 1 माइनस माइनस ऑफ 1, या -1 कर ले तो -2 आ रहा है। दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे आगे वाले को पीछे से करिए चाहे पीछे वाले को आगे से माइनस। तो -2 - 4 हो जाएगा, 1 - 5 - 4। अब दोनों के डायरेक्शन रेशियो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a1/b1, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब एक बराबर आ रहे हैं, जो कि 1/-1 ही आ रहा है। तो इसलिए असर्शन हमारा ट्रू है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल की कंडीशन ही यही होती है कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमारे एक जैसे आने चाहिए। तो 2/-2 करेंगे तब भी -1 आ रहा है, 4/-4 पे भी -1 और यहाँ पे भी। तो असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है, क्योंकि वेक्टर b1 into वेक्टर b2 इक्वल टू 0 ये हमारी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है। तो रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।